घोषणा है वह किसी सम्मेलन से नहीं हो रही है। 21-22 तारीख को हम लोगों का मार्च में सम्मेलन था, तो उसी दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई। आपको संबोधित करेंगे। पार्टी के 2 अध्यक्ष हमारे हैं। ये अध्यक्ष मंडल है, 3 अध्यक्षों का के नेतृत्व में पार्टी है। और तो ये किशोरी दास हैं और पंकज जी। किशोरी दास और पंकज जी का परिचय बता दें। और हमारे हम लोगों की पार्टी में एक और स्तर है जो नीति और अनुशासन समिति, तो उसमें जो सीनियर लोग रखे गए हैं। बिहार के विकास का जो आज आलम है, जो सामाजिक न्याय, न्याय के साथ विकास, पिछले 70-72 वर्षों से उसकी जो एक कड़वी हकीकत जो है पूरे बिहार और पूरे समाज के सामने है कि भारत सरकार ने जिन 116 जिलों को चयनित किया, जिसमें 25,000 या उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में पिछले 2 महीने में प्रवासी मजदूर घरों को लौटे, उन 116 में 32 जिले बिहार के हैं। जिलों की कुल संख्या 38 है और इन 116 पलायन के लिए मजदूर पैदा करने वाले जो जिले हैं पूरे देश में, उनमें 32 बिहार के। जो दूसरी मुख्य बात मुझे आपसे कहनी है कि एक लंबे संघर्ष के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद पिछले 40 वर्षों में विशेषकर, और उसके पहले राजे रजवाड़े या जमींदारों के रूप में और बाद में दलालों, गुंडों और अपराधियों के रूप में राजनीति में जो उनकी ताकत बढ़ाने का काम किया गया, तो कांग्रेस के लोगों ने तो किया ही किया राजे के रूप में, महाराजाओं के रूप में, जब पूर्व जमींदारों को आगे बढ़ाने के तौर पर। लेकिन पिछले 40-30 वर्षों में खासकर जो सामाजिक न्याय के नेतागण रहे, उनकी पार्टियां रही, उन्होंने भी अपराधियों को राजनीति में स्थापित किया। और हम लोगों का यह जो प्रयास है, यह जो नई पार्टी है, इस स्थापना के खिलाफ है कि धन वाले, जाति बल वाले, सांप्रदायिकता के आधार पर, पैसे के बल पर राजनीति में आगे बढ़ाने की जो प्रवृत्ति सामाजिक न्याय के नाम पर और न्याय के साथ विकास के नाम पर पिछले 3 दशकों में बहुत तेज हुई है, हम उसका विरोध करते हैं और एक ऐसी राजनीति की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें ईमानदार आदमी, मेहनतकश आदमी, एक साधारण शिक्षक, एक साधारण अधिवक्ता, एक खेत मजदूर जो मेहनत करके खाते हैं, वो भी राजनीति में आने के लिए सोचें, उनको अवसर मिले। आज एक आम धारणा बन गई है पूरे समाज में कि अच्छे लोगों के लिए राजनीति में स्थान नहीं है। आप अच्छे आदमी हैं, ठीक है, आपका रास्ता और आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य राजनीति नहीं हो सकता है। आप अलग रहिए, आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि आपके पास जाति बल नहीं है, धन बल नहीं है, दलाल नहीं है, गुंडे नहीं है। तो यह जो स्थापना हुई है, इस स्थापना के खिलाफ अच्छे लोगों को, बहादुर लोगों को, मेहनतकश लोगों को, जो ईमान की रोटी खाते हैं, उनकी राजनीति की स्थापना में वे राजनीति में आगे बढ़ें और गलत तत्व हटें, छटें। इसके लिए यह एक प्रयास हम लोगों का न्यू भारत मिशन के रूप में आपके सामने है। देखिए, अभी जो बिहार की स्थिति या पूरे देश की जो स्थिति है, उसमें हम लोग को ये क्यों इसकी स्थापना करने के लिए मैं जेपी मूवमेंट से लगातार जुड़ा रहा, विभिन्न आंदोलनों को नेतृत्व देता रहा बिहार में, लेकिन हम लोग राजनीति से अपने को बराबर दूर रखें। हालांकि हम लोग सब राजनीतिक काम ही करते हैं, लेकिन अपने को पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखें। हम लोगों ने महसूस किया कि जिस बात को लेकर के आंदोलन हुए, सरकारें बनी, ये दोनों जो आप धारा के लोग देखते हैं बिहार में, जो 15 साल लालू प्रसाद रहे, 15 साल नीतीश कुमार जी रहे, वो दोनों जेपी मूवमेंट से ही आए और सुशील मोदी मुख्य रूप से ये तीनों जेपी मूवमेंट से आए। और जेपी मूवमेंट के जो हम लोग के मुख्य मुद्दे थे 4, जिसमें बेरोजगारी थी, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और शिक्षा
शिक्षा में आमूल परिवर्तन है। इन चारों को कसौटी पर अगर देखिएगा, कस करके देखिएगा, ये सारे के सारे जेपी के परम शिष्य, बड़े शिष्य आज कहीं नहीं इस कसौटी पर उतर रहे हैं। आज हमारे साथी पंकज जी ने आपको प्रवासी बिहारी मजदूरों की हालत बताई। अब देख लीजिए कि अगर ये 30 साल तक इन दोनों का शासन रहा, अगर यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता, जो भी इंडस्ट्री थे, शुगर इंडस्ट्री, पेपर मिल इंडस्ट्रीज, बटन कारखाना वगैरह, सबके सब आज खत्म है। यदि ये कारखाना यहाँ रहते तो आज जो बिहारी मजदूरों की जो माने ये जो इतनी बड़ी परेशानी या इतना बड़ा जो है सो जिल्लत झेलनी पड़ी, आज नहीं झेलनी पड़ी। तो आप 30 साल में आप क्या किए सर? 30 साल से आपका सामाजिक न्याय के नाम पर सरकार है, न्याय के विकास के साथ सरकार है, आप क्या करें? और हम लोग मुंह देखते रहे, और हम लोग एक से एक बड़े बड़े काम किए तो हम लोग मुंह देखते रहे, और आप जो है सो अपने में दोनों में हेरा फेरी। आज हम लोग का मानना है कि यदि मान लिया कि ये हम लोग अगर बीच से अगर कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर घूम करके एनडीए के खिलाफ जो आज बड़ा गुस्सा है लोगों में, वो सारा गुस्सा समाप्त हो जाएगा और फिर लोग एनडीए की तरफ ही चले जाएंगे। जबकि हम लोग का मानना है कि जितने भी इनके एजेंडे थे, अब जैसे देखिए गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने का, झुग्गी झोपड़ी का मकान देने का, उसके बाद अति पिछड़ों का जो आरक्षण जो मिला, उसको इन्होंने 1 डिसमिल जमीन गरीबों को नहीं मिला है। हम लोग पूरा इसमें हम लोग लैंड डिफॉल्ट कोर्ट कमेटी के भी थे, हमारे बसंत बाबू उसके लीगल कन्वेनर थे। हम लोगों ने पूरे बिहार का जब दौरा किया, 1 इंच भी जमीन जो है सो गरीबों को, भूमिहीनों को, आवासहीनों को नहीं मिली। और उल्टे क्या हो रहा है, जो भी बसे हुए हैं, जुग जुग से जो बसे हुए हैं, उनको आज हटाने का नोटिस दे दिया है। कहा है तो बिहार सरकार की जमीन है साहब, 50-60 साल में आप उसको जो है सो अलॉट नहीं कर पाए, बंदोबस्त नहीं कर पाए, क्योंकि बंदोबस्ती के यहाँ का कोई नियम ही नहीं है। जिसको पर्चा मिला, जिसको वो पर्चा वाले लेकर के पर्चा घूम रहे हैं, और ये बार बार दखल दहानी का ये जो है सो बिहार सरकार के जो है सो चिट्ठियाँ निकल रही है। हमारे पंकज जी उसमें दखल दहानी कराने में हमको जमींदारों से बुरी तरह इनकी पिटाई हुई, बहुत बड़े बड़े केस में इनको डाल दिया गया। तो आज हमारा मानना है कि यदि इसी तरह होता रहा तो हम लोग मूक दर्शक बन के नहीं देखते रहेंगे। तो वैसी स्थिति में आज जो है सो ये आप जो देख रहे हैं, उस पार्टी के न्यू भारत मिशन का हम लोगों ने गठन किया, और हम लोग बहुत तेजी से पूरे बिहार में इसको ले जाएंगे, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। धन्यवाद। अभी हम लोग जो है मतलब अभी अब लगता होगा कि कुछ बातें जो हैं वो परिस्थिति की रुदाली गायन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी है। मतलब जो एक्टिविस्ट होता है वो गांव देहात में काम करता है और दृष्टिकोण से एकदम आधुनिक होता है दुनिया की ऊंची आकांक्षाओं के साथ। तो हम लोगों की आकांक्षा ऊंची है। मैं बसंत कुमार चौधरी को आमंत्रित करता हूँ, वो हमारे एक सुप्रीम कोर्ट कमेटी के मेंबर हैं, एडवोकेट बसंत कुमार चौधरी। ज़्यादातर मेरे पत्रकार साथी सब युवा हैं, और आप लोग शायद 90 के दशक में नहीं हो। 90 के दशक के मेरे साथी अब चाहे तो पटना छोड़ चुके हैं या मीडिया में बड़े बड़े पद पे जा चुके हैं। इसलिए मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि 1996 में चारा घोटाला का जो हाईकोर्ट में केस हुआ था, उसमें मैं समता पार्टी का वकील था। हमारे पिटिशनर शिवानंद, ललन सिंह और विष्णु पटेल, मतलब मैंने लालू के आप लोग आगे से जंगल राज से हमने लड़ाई की थी। रविशंकर भी अपने पार्टी, रविशंकर जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी एक बीजेपी के वकील, सुशील मोदी के पिटिशनर थे, उनके वकील। तो वहाँ से, जबकि पहले हम लोगों ने बीपीएससी के साथ लालू को ही मदद किया था, किशोरी जी ने भी लालू को वोट किया था, उनका मदद, लेकिन जब उनका रूप देखा तो उनसे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। उसका फायदा नीतीश कुमार को हुआ। नीतीश कुमार ने 2005 में मुझे प्रशासनिक सुधार आयोग का एक मेंबर बनाया था, और समान स्कूल प्रणाली जो मुझकुंद दुबे की अध्यक्षता में हुई थी,
उसका मैं कानूनी सलाहकार। बहुत आशाएं थी कि प्रशासन में सुधार होगा, अफसरशाही खत्म किया जाएगा और बिहार में समान स्कूल शिक्षा प्रणाली लागू होगी। ये दोनों नहीं। किशोरी जी झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई में इनको गिरफ्तार किया गया। उस दिन मैंने प्रशासनिक सुधार आयोग से हमने इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार की आलोचना की। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी का पूरा एजेंडा जो है वो प्रो ब्यूरोक्रेसी, प्रो ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का मैं एक बड़ा गठजोड़ देख रहा हूँ। और वो भी आपराधिक राजनीति उसी तरह से कर रहे हैं जैसे लालू जी ने किया। वो भी अपराधियों के सहयोग से चुनाव जीतते हैं, पैसा वालों से पैसा लेते हैं, वो भी राज्यसभा का टिकट बेचते हैं, वो भी एमएलए एमएलसी का टिकट बेचते हैं, जैसे आज आरजेडी के बारे में कहा जा रहा है। ये तमाम एक तरफ की पार्टियां और हम लोग जुड़े रहें। ऐसे नहीं है कि हम लोग हमेशा हम इस सिस्टम से अलग रहें। पिछले साल आप लोग को मालूम होगा हाई कोर्ट ने विशेष सुनवाई की थी पटना के सिविक प्रॉब्लम पे। आप लोग मालूम होगा पिछले साल जब शाही यहाँ के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और उसमें नीतीश कुमार के अफसरों ने ये शपथ दिया था कि हम जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के लोग बसे हुए हैं 3 मंजिला मकान उनको बनाएगा। और उसमें अर्बन डेवलपमेंट के कमिश्नर ने शपथ दिया था कि हम ये कार्यक्रम इस तारीख को पूरा करेंगे, ये कार्यक्रम उस तारीख को पूरा करेंगे। और आज फिर पटना डूबने के कगार पर है। आज फिर अगर बारिश होती है तो पटना डूबता है। और जो स्मार्ट सिटी के नाम पे एक काम हुआ वो क्या हुआ, तो अदालतगंज में जो पोखरा था वाटर बॉडीज उसको भर दिया गया, उसको सीमेंट कर दिया गया। तो हम लोग अब तंग आ चुके हैं। हम लोग पेरिफेरी के रोल से अब तंग आ चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान राजनीति में कुछ नहीं हो सकता, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिहार में अफसरशाही को ठीक नहीं किया जा सकता है। बिहार में 34 लाख बेघरों को जमीन नहीं दी जा सकती है। नीतीश कुमार से जब मैं मिलने गया था, किशोरी जी उस दिन नहीं जा पाए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा ये 7 निश्चय जो है उससे बिहार की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो मेरा सवाल था कि जिनको घर नहीं है उनको कहाँ बिजली लगा दीजिएगा, उनका शौचालय कहाँ बना दीजिएगा, उनका चापक, उनका टेप का पॉइंट किस रूम में होगा, तो चुप रहे। मतलब 3 डिसमिल और फिर बाद में 5 डिसमिल देने का जो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने धोखाधड़ी किया है, पूरी जनता के साथ धोखाधड़ी किया है। और मेरा दावा है कि पिछले 15 वर्षों में करीब 40,000 करोड़ का लूट बिहार में हुआ है। और बिहार में भूमि का दाम बढ़ने का ये बड़ा कारण है। जो मजदूर बाहर से 10,000 15,000 बचा के आते थे, 1 धूर 2 धूर जमीन खरीद लेते थे, आज ये मुश्किल हो गया है। वो अब जमीन नहीं खरीद सकते, बसने का काम नहीं कर सकते। और ये कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को हम काम भी देंगे, उनको रोजगार भी देंगे, पहले उनको घर दीजिए। यही 35 लाख बेघर परिवार जो है, उनके बच्चे, उनके जवान, उनके औरतें आज बाहर जा रहे हैं, जिनमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस बार पैदल लौटने का भी आप लोगों ने 1 महीना तमाशा देखा। हमने 12 अप्रैल को ये डिमांड किया था कि 500 गाड़ियां चलाई जाए, और उस दिन सुशील मोदी ने कहा कि नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम नहीं ला सकते हैं उनको। तो हम लोगों ने कहा कि लेकिन आप रैली कर सकते हैं, 1,000 बस आप रैलियों में जुटा सकते हैं, विशेष दर्जा के नाम पे आप रैली कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में जब पब्लिक ओपिनियन के बाद, तब जब केंद्रीय सरकार ने भी रेल मुहैया कराया, तब इन लोगों का आना शुरू। बिल्कुल अन्यायपूर्ण सरकार चल रही है, बिल्कुल सामाजिक न्याय के विरोध सरकार चल रही है, बिल्कुल संविधान के विरोध में सरकार चल रही है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर एक तीसरा विकल्प हम जनता को देने के लिए आए हैं, जिसमें बहुत सारे संघर्षशील साथी जो 40 सालों से तो मैं लड़ रहा हूँ, वही करीब अवधि किशोरी जी का और इनका होगा, प्रियदर्शी जी हमसे 5-6 वर्ष 7 वर्ष छोटे हो गए। लगा वैसे ही लोगों को हम लोग ला रहे हैं जो संघर्ष करते रहे हैं, उनके संघर्ष का ये टेक्नीशियन है, बम्बई में अच्छी खासी नौकरी करता है, टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर है, ये अफरोज अहमद नाम है, अफरोज अहमद नाम है, ये हम लोगों को ज्वाइन कर रहा है। और इसके साथ तकरीबन 30-40 IITian कानपुर के, बॉम्बे के, मद्रास के IIT पढ़े हुए, वो लोग भी परेशान है हिंदुस्तान और खास करके बिहार की हालत को देखते हुए। और इन लड़कों के पास नया सपना है कि
कैसे हम यहाँ के युवकों को काम देंगे, कैसे हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अफरोज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सेकेंड जनरेशन लीडरशिप तैयार करना। आज ना नीतीश अपना कोई विकल्प बना रहे हैं और लालू तो परिवार को विकल्प मान चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सीनियर एडवोकेट बसंत कुमार चौधरी। अभी 3 अध्यक्ष मंडल, उसमें डॉक्टर सुमन लाल हैं, वो आपको संबोधित करेंगे उतना ही संक्षेप में, और उसके बाद हम लोग आपके निवेदन करेंगे कि थोड़ा समय आप और देंगे पीछे। नमस्कार, आप सब लोग आए हैं इस आमंत्रण पर, इसके लिए हम आप लोग को बधाई देते हैं। और पार्टी की सारी बातें जो भी हम लोगों का एक स्ट्रैटेजी है, जिस सपने के तहत, जिस संकल्प के तहत हम लोग इस पार्टी को लेकर के आए हैं, वो अभी बसंत जी ने बहुत विस्तार से बताया है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ, उसमें से मुख्य 2-3 बातें ही कहना चाहती हूँ कि एक तो कि हम लोग सभी लोग सब अपने दिल पे हाथ रख के देखें, सभी लोग इस जात पात और परिवारवाद की पार्टी से, नीति से, ये राज सत्ता चलाने वाले लोगों से सबसे बहुत ऊब चुके हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं हम लोग, बहुत पीड़ा हो रही है। हर बात जब भी हम लोग देखते हैं, हर बार ये लोग सिर्फ अपनी अपनी बात कहते हैं, अपने कुर्सी को कैसे बचाया जाए इस पे ही ध्यान रहता है। पिछला आप लोग याद करके देख लीजिए कि जब कभी बात होती है, जब कभी भी बात होती है तो बात ये होती है कि वो पार्टी जो है वो बदमाश है, वो चोर है, वो मतलब अन्यायी है, वो परिवारवाद करता है, वो ये करता है, कुछ भी कह करके एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में ही पूरा उनका टाइम चला जाता है। हम लोगों की समस्याओं को देखने के लिए उन लोगों के पास कोई भी, आज के किसी भी पॉलिटिशियन के पास, किसी पार्टी के पास कोई वक्त नहीं है। और ये हर आदमी महसूस करता होगा। पिछले दिनों पटना में जो घटनाएं हुई हैं, वो चमकी की घटना हो, वो बाढ़ की घटना हो, क्या पटना राजधानी ये डिज़र्व करता था जिस तरीके से हम लोग डूब गए पटना में, जिस तरीके से सड़ गई सारी चीज़ें, सारे घरों के लोग को लाले पड़ गए ज़िंदगी नॉर्मल बिताने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, और एक जो बड़ी बात है उसमें ये भी है कि किसी भी सुरक्षा का, पुरुषों और महिलाओं और बच्चों सभी की बात कह रही हूँ मैं, उसमें विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की बात करनी है। इसमें एक ख़ास बात है हमारी पार्टी में कि अगर किसी के भी घर में महिला और बच्चा सुरक्षित रहता है तो उसके पुरुष ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा निश्चिंत तरीके से काम कर पाते हैं, ज़्यादा विकास होता है, महिलाओं का योगदान उसमें होता है, महिलाएं भी बराबर की भागीदारी रखती हैं और बराबर की जनसंख्या रखती हैं, तो उतना ही हक होना चाहिए। और किसी भी पार्टी ने 33%, 50% हमारी आबादी है, लेकिन 33% भी टिकट या 33% भी भागीदारी राजनीति में नहीं दिया है, ना ही उनकी कोई नीति है। राज्यसभा से पास होने के बाद भी लोकसभा में अटका हुआ है। इन मंशाओं को देखते हुए हम लोगों ने अपने इसमें ये भी एजेंडा रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होगी, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। और इस तरीके से एक अलग सपने, एक अलग सोच और एक अलग विचार के साथ इस पार्टी का निर्माण किया गया है। और सब लोगों को आह्वान करते हैं कि जो लोग भी इस तरीके की चीज़ों से दुखी हैं, जो लोग अपना योगदान नए बिहार को बनाने में करना चाहते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये भ्रष्ट और जो लालची लोग हैं वो हम में कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, ना दिया है आज तक, तो अगर ऐसी कोई भी बात आपके मन में हो, कामना हो, तो आप तन मन धन से हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार से जुड़ सकते हैं, समय लगा सकते हैं, जैसे भी हो। आपका योगदान हमारे लिए बहुत ही माने अपेक्षित है और वो बिहार के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। धन्यवाद डॉक्टर सुमन लाल। ये जो महिलाओं के भागीदारी की बात कर रहे थे, तो इस 1 वर्ष पहले 24 मई से जो प्रयास शुरू हुआ उसका नाम दिया गया था बिहार मिशन 243। तो एकदम आरंभ के दिनों से हम लोगों ने अपना निश्चय बनाया था कि 243 में कम से कम, ये कम से कम मैं शब्द लगा रहा हूँ, 100 महिला उम्मीदवार होंगी। वो बात जो हम आगे करेंगे वो अभी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये एक बात मैं कह रहा था। अब आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो बिहार विधानसभा में 243 सीटों की आपकी पार्टी लड़ेगी चुनाव? हम लोगों की कोशिश है, क्योंकि हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, बिहार भर में लड़ने वाले लीडरशिप हैं और ईमानदार लोग हैं हर इलाके में।
तो उनमें से कैंडिडेचर का दावा हमारी पार्टी में लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी में तो ये जनता लड़ रही है और हमने उनको ही 1 वर्ष बनाने के बाद अभी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया है। तो 243 सीटों के लिए हो सकता है कि हम 10 या 20 ऐसे सीट जहां पोटेंशियल लोग लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी में नहीं है तो उनके लिए छोड़ दें, लेकिन हम अकेले पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, किसी अलायंस के आधार पर नहीं लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं कि तो उसका सामना कैसे करेंगे? सामना उन्हें धन बल से नहीं करेंगे, धन बल से कतई नहीं करेंगे। देखिए इतना भ्रष्टाचार है, उसका सामना कैसे करेंगे? हम लोगों ने एक पंक्ति एकदम अलग से लिखा है कि बेईमानों के लिए दिक्कतें पैदा करना और ईमानदार लोगों के लिए सहूलियतें पैदा करना। इसमें ईमानदारों की अपनी ताकत है। अगर सहूलियतें पैदा कर रहे हैं, उधर दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो जो इलेक्शन रिजल्ट में 5% के स्विंग से चीज़ें बदल जाती हैं, तो बेईमानों की सत्ता, बेईमानों की जो सत्ता है वो कमज़ोर होती चली जाएगी और ईमानदार अपना स्थान लेंगे। वैसे ही हम धन बल वाले लोगों से, बड़ी पार्टियों से, इन लोगों से जनता असंतुष्ट है। आप बात ये समझ लीजिए। इसलिए भारत की राजनीति में विपक्ष में कई ऐसी पार्टियां उभरी हैं। असम गण परिषद ने एक बारगीय स्थान लिया, उसके मूवमेंट का ये था। तो इसमें मूवमेंट की शक्तियां हैं। बिहार में ईमानदार 5000 वर्कर हैं। उन वर्कर को एड्रेस करने में हम लोगों ने 1 वर्ष लगाया, जिलों जिलों में गए, तो उन लोगों की कोई सम्मिलित सत्ता नहीं बनी थी। उसको सम्मिलित सत्ता बनाने की हमने कोशिश की। हम इस बल पर लड़ेंगे तो लोगों का सहयोग भी मिलेगा। मूवमेंट्स के लोग हैं, जेपी वाले लोग हैं, गांधी वाले लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जातियों में जो उभारा है, उनके अंदर एस्पिरेशंस है। उम्मीदवार तय करते हैं, एक क्षेत्र में 100 लोग आते हैं, 100 लोग 100 रुपये से लेके 300 रुपये जमा करते हैं और उससे वो उम्मीदवार तय करते हैं। ये एक तरीका हमारा है, एक प्रचलित तरीका है। और वो उसके बाद 25 साइकिलिस्ट जो हैं 3 महीना एक क्षेत्र में घूमेंगे। तीसरा कि अंतिम समय में सारे साधनों से हम प्रचार करेंगे। हमारे पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन पैसा जो खर्च होगा वह हम अनुमान लगाते हैं कि बहुत ही कम होगा और उसका बहुत बड़ा हिस्सा, सारा हिस्सा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा जनता के बीच से आएगा। तो हम मुकाबला कर सकेंगे, अवश्य कर सकेंगे। एक बात सिर्फ हम ऐड करना चाहते हैं आप, क्योंकि आप माध्यम है हमारे, तो हम बस इतना चाहते हैं कहना कि पूरे बिहार राज्य में जितनी भी महिलाएं जो कभी एस्पिरेशन रखती होंगी कि हम इलेक्शन लड़ पाते, वो पैसे के लिए या असुरक्षित माहौल की वजह से या और कोई भी पारिवारिक, सामाजिक या अन्य कारणों से यदि वो नहीं लड़ पाई हैं या ऐसी इच्छा रखती हैं, तो वो हम लोगों को ज़रूर कांटेक्ट कर सकती हैं। हम लोग उनको मौका देने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको जो भी प्रशिक्षण देना है, जिस तरीके का सपोर्ट करना है, वो उसको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो मिलेगी, वो निर्भय होकर के इसमें आ सकती हैं और सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, जो पॉलिटिक्स में नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे एक असुरक्षा की भावना रहती है महिलाओं को, उनके परिवारों को, उनके सारे रिश्तेदारों को। तो उससे यहाँ पे वो निर्भीक होकर के हमसे जुड़ सकते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि हम ईमानदारों को सपोर्ट करेंगे, अब इसका सिलेक्शन कौन और किस बेसिस पे किया जाए कि कौन ईमानदार है? सपोज कीजिए, या फिर हम लोग जो देख रहे हैं, हमने नीतीश कुमार को वोट दिया था, इसलिए दिए था कि पढ़े लिखे, अब जो हैं पढ़े लिखे आ रहे हैं राजनीति में, कम से कम ये ईमानदार होंगे, लेकिन वो भी उसी मतलब रूट पर चले गए। तो हम ये कैसे सिलेक्शन कर सके या कैसे ये समझे कि हम जो है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो ईमानदार है, या फिर आप कैसे सिलेक्शन कीजिएगा कि हाँ हम ये ईमानदार को ही सपोर्ट कर रहे हैं और वो आगे चलकर हमारा भविष्य सुधार सकता है? ये इसका हम जो कहना चाहते हैं कि हम लोग का लंबा अरसे तक एक एक क्षेत्र में, एक एक जिला में, एक एक गांव में काम है, 40 साल 45 साल, एक एक लोगों को हम लोग जानते हैं कि कौन ईमानदारी से जनता के बीच काम कर रहे हैं और कौन बेईमानी से दूसरे नंबर से जा रहे हैं। तो हम लोगों के पास पूरे देश का तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन राज्य के एक एक जगह, एक एक क्षेत्र, एक एक पंचायत के लोगों के बारे में जानकारी है कि कौन ईमानदारी से अभी भी जनता के बीच लगे हुए हैं। ये हमारे उम्मीदवार जब बनेंगे पहले उससे पता चल जाएगा। नीतीश कुमार का पहला लिस्ट आप ही लोगों ने 7 अपराधी बैठे थे और नीतीश जी ने कहा कि यही लोग अपराधी हैं, तो आप लोगों ने, पत्रकारों ने उस फोटो को क्लिक किया और वो नेशनल फोटो बना, क्योंकि अपराधी बैठे हुए थे और उनको नीतीश जी कह रहे थे कि अपराधी नहीं है। तो ये तो हमारे दावे से नहीं होगा। हम तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं और ईमानदारी पर कटिबद्ध हैं। अब ईमानदारी का दायित्व तो निभाना है और वो हमारे पहले, जो हम आज से 20 दिन के बाद ऐसा समझते हैं कि पहली लिस्ट जारी करेंगे, तो उससे पता चलेगा कि सब पोटेंशियल लोग हैं कि नहीं। आप किसी का भी इतिहास खंगाल लीजिए,
किसी भी व्यक्ति को कंट्रोवर्शियल बना दीजिए हम में से, तो आपको पता चलेगा कि जैसे अन्ना हजारे को कंट्रोवर्शियल बनाया गया तो पता चला कि कंट्रोवर्सी का कोई रीजन नहीं था, उनकी हिस्ट्री ईमानदारी और जिद्द पन्ने की थी, ईमानदारी के जिद्द के हद तक वो लगे हुए थे। वैसा ही समूह हमारा है। आप ऐसा समझते होंगे कि अन्ना हजारे एक व्यक्ति उभरे, ऐसे हजारों व्यक्ति जरूर ही भारतवर्ष में होंगे। मैं दावा करता हूं कि बिहार में हजारों व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनमें से डिटेक्ट करना हमारे लिए कठिन साध्य काम है, जिसको हम लोगों ने किया, ठीक, और करेंगे। लेकिन लोगों का ऐसा मत है कि वो पोस्ट ही ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद जो है सब लोग जो है ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे हटने लगते हैं। तो क्या उस हम लोग जो चुनेंगे या फिर न्यू भारत मिशन के द्वारा जो चुनाया जाएगा, तो क्या वो उस पोस्ट से गद्दारी नहीं कर पाएंगे? इसका कोई गारंटी है? इसकी गारंटी हम देते हैं। इसकी गारंटी हमारा ये है कि अभी जो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है, इसके तहत मंत्रिमंडल चलता है, चीफ मिनिस्टर और अन्य मंत्री काम करते हैं, वो टॉप हेवी है। सारा पावर चीफ मिनिस्टर में केंद्रित है, तो किसी भी मंत्री का फाइल ले सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। एक तो हम इस पावर को खत्म करेंगे कि all ministers and chief ministers are equal among themselves. He is only first among equals. जैसे कि चीफ जस्टिस फर्स्ट among equals, तो चीफ जस्टिस जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में जो केंद्रीकृत सत्ता है उसको हम विखंडित करेंगे, वो मंत्रिमंडल और सेक्रेटरी तक चला जाएगा। और दूसरा, हमारा सबसे पहला प्रहार नौकरशाही पे होगा। हम ये डीएम दरोगा राज खत्म करेंगे। हर एक जिलों में दो दो डीएम रखेंगे, एक जुडिशियल डीएम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डीएम, और डीएम को सारे विभागों का प्रभार नहीं देंगे। सिविल सर्जन का भी मालिक, पीडब्ल्यूडी का भी मालिक, शिक्षा विभाग का भी मालिक। ये भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है, क्योंकि तब वो केवल दस्तखत कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनाएंगे, उनकी मजिस्ट्रेसी ले लेंगे। और जब तक हम ब्यूरोक्रेसी को नहीं बदलते हैं और एमएलएज और मिनिस्टर्स का पावर नहीं हम लिमिट करते हैं, तब तक आपने ठीक ही कहा, हम में से कोई भी भ्रष्ट हो जा सकता है। इसलिए पावर को खत्म करना पड़ेगा। जैसे यूरोप में एक प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे चढ़ता है।